हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना गोयल और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 क्वेश्चन एंड आंसर्स को। और हम बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट्स टू रिमेंबर नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं जो बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं एग्जाम्स में, 1 मार्कर्स में भी आती हैं। ओके, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एमएनसीज या व्हाट आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो कंपनीज होती हैं जिनका एक जिनकी प्रोडक्शन सेटअप, टोटल प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जहाँ पे भी उनको सस्ती लेबर मिलती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और प्रॉफिट ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, तो वहाँ पे वो अपना ऑपरेशन सेटअप कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कार कंपनीज़ होती हैं। तो जो कार का रॉ मटेरियल है वो कहीं और से ख़रीदा जाता है, कार की असेंबली जो है, प्रोडक्शन कहीं और होती है और उसके बाद उसको कहीं और एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर वहाँ से जहाँ से मार्केट्स क्लोज हैं, वहाँ से वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती हैं। ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ करती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने पूरे प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फैक्टर्स दैट एमएनसीज टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब एक एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अगर उसने अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना है किसी कंट्री में, तो वो किन बातों का ध्यान रखेगी? तो वो ये देखेगी कि जिस भी कंट्री में वो सेटअप कर रही है वहाँ से मार्केट्स क्लोज हों, और वहाँ पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो, वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, चाहे लेबर है, पावर है, मशीन्स है, कुछ भी है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी अवेलेबल हो। एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हों, सपोर्टिव हों। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपसे पूछ रहा है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद रूल्स ऑफ ट्रेड अमंग्स नेशंस, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करने के, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने के रूल्स कैसे होने चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, सब कंट्रीज़ इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा देती थी इम्पोर्ट के ऊपर कि बाहर की कंट्रीज़ से उनके पास सामान आ नहीं पाता था। फिर WTO ने धीरे धीरे करके ये जो टैक्सेस थे, जिनको हम कस्टम ड्यूटीज़ भी कहते हैं, ये धीरे धीरे कम करवाए, ताकि फ्री ट्रेड को एनकरेज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। अभी WTO के 164 मेंबर्स हैं, और इसका एक ड्रॉबैक भी है WTO का रहा है कि उसने रिच कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू the developing countries. Let's move ahead. Next question है, how do MNCs set up their production units in other countries? कोई भी MNC किस तरह से किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है? तो MNC के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि MNC में कोलैबोरेट विद लोकल कंपनीज। MNC, जब कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन किसी और कंट्री में जाती है, तो वो वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, हाथ मिला सकती है, और टेक्नोलॉजी और पैसा कंट्रीब्यूट करके वो दोनों मिलकर प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि वो किसी लोकल कंपनी को खरीद ही ले, जैसे कारगिल फूड, ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन MNC है और इसने इंडिया की एक कंपनी थी पारक फूड, जिसको खरीद लिया। फिर अगला तरीका है, MNCs में प्लेस ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड देन सेल देम। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स पे MNC ऑर्डर दे सकती है और फिर उस पर अपना ब्रांड नेम लगा के बेच सकती है। आपकी बुक में एक पिक्चर है जो ये दिखाती है कि एक बहुत बड़ी MNC है जो गाँव में फुटबॉल्स बनवाती है हाथ से, और फिर उस फुटबॉल पे अपना टैग लगा के, अपना लेबल लगा के बेच देती है। तो छोटे प्रोड्यूसर्स के पास ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। ये काम बहुत सारी MNCs करती हैं। और चौथा है, अपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर ले। या तो वो किसी के साथ कोलैबोरेट कर ले, या कोई लोकल कंपनी खरीद ले, या
ऑर्डर्स दे छोटे प्रोड्यूसर्स को, या फिर अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश कर ले। तो एमएनसीज इन 4 तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फिर आपसे पूछा गया है फीचर्स ऑफ एमएनसी बताने या रोल ऑफ एमएनसी इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सो एमएनसी के फीचर्स क्या क्या हैं? दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, पीपल अक्रॉस कंट्रीज। सो एमएनसीज हेल्प करती है ताकि ट्रेड बढ़े। फिर नेक्स्ट है इनकम बढ़ाने में, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद करती है, लोकल कंपनीज़ को एक्सपैंड करने में मदद करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ और कंपनीज़ के बीच में इंटीग्रेशन होता है, यानी बिजनेस बढ़ता है और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। सो ये एमएनसीज़ के फीचर्स भी हैं, और यही एमएनसीज़ रोल भी प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। बेसिकली एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर सिमिलर ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है नेम सम इंडियन कंपनीज दैट हैव इमर्ज्ड एज एमएनसीज। एमएनसीज बन के उभरने वाली कुछ इंडियन कंपनीज के नाम बताने हैं। सो ये रहे वो नाम, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, सुंदरम फास्टनर्स। सो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। फिर आपसे पूछा गया है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज एमएनसीज बन के उभरी हैं, सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। सॉरी, क्वेश्चन है व्हाई डू गवर्नमेंट्स ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्यों कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज आएँ और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें। तो इसका फ़ायदा क्या है, जो नई कंपनीज होती हैं वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, मशीनरी लाती है। बाहर की क्या टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है, तो कोई एमएनसी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो वो पैसा भी लाएगी और मशीनरी भी लाएगी। इससे कंपटीशन बढ़ता है और हर कोई अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करता है। एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होती है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। सो एमएनसीज के आने से ये सारे फ़ायदे होते हैं। हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प दीज कंपनीज एमएनसीज। तो अगर लेबर लॉज फ्लेक्सिबल हो जाएं, यानी ईजी हो जाएं, तो कंपनीज को कैसे हेल्प मिलेगी। सो कंपनीज लेबर को टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर कर सकती हैं। इंडिया में कंपनीज के पास ये राइट नहीं है बेसिकली कि वो लेबर को टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर करे। वैसे इन जनरल जब आप लेबर को हायर करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपको उसको फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करना होता है। लेकिन एमएनसीज को इजाज़त मिली हुई है कि वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी हायर कर सकती है। फिर वो वर्कर्स से लंबे टाइम तक काम करवाती है, नाइट शिफ्ट में भी काम करवाती है, पीक टाइम में भी काम करवाती है ज़्यादा, और फिर लो वेजेस भी देते हैं और ओवर टाइम भी काम करवाते हैं। वैसे इंडिया में लेबर लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, फॉलो नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन एमएनसीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट्स ने इन लेबर लॉज को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी आसान बना दिया है कि एमएनसीज लेबर्स को एक्सप्लॉइट भी करें तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। Mention the factors which have stimulated the globalization process or explain the factors that have enabled globalization. So globalization increase करने में किन factors ने मदद की है? Transportation बढ़िया अगर है तो globalization में हेल्प मिलती है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज़, और कंट्रीज़ का इंटीग्रेशन मेजरली ट्रेड की वजह से होता है। ट्रेड ऑफ गुड्स वैसे तो मेडिकल रीज़न से भी होता है, टूरिज़्म से भी होता है। सो क्या चीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ाती है? अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ट्रेन, प्लेन, शिपिंग सर्विसेज ये सब अच्छी होंगी, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगी। फिर आईटी सर्विसेज, जो हम बातचीत करते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू करें, चाहे वो कंप्यूटर्स के थ्रू करें, टेलीफोन्स के थ्रू करें। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो ओवर टाइम इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे भी हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत एक्सपैंड हुआ है। फिर लिबरलाइजेशन ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में मदद की है। लिबरलाइजेशन मतलब नेशंस ने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया है ताकि ट्रेड बढ़ सके। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? टैक्सेस ऑन ट्रेड। सो जब हमारी कंट्री में कोई बाहर से गुड आता है, कोई सामान आता है, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है।
तो कंट्रीज़ ने अपने आप को लिबरलाइज़ किया है, मतलब उन्होंने ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इनको हम ट्रेड बैरियर्स भी कहते हैं, इनको हटाया है ताकि दूसरी कंट्री के गुड्स हमारे यहाँ आ सके, और ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ ने भी इन बैरियर्स को हटाया ताकि हमारे सामान उनके यहाँ जा सके। इससे ट्रेड बढ़ी है, कंट्रीज़ के बीच में रिश्ते जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। और फिर अगला है मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, यानी कंट्रीज़ ने आपस में मिलजुल कर बहुत सारे अग्रीमेंट्स किए हैं जिससे ट्रेड को बढ़ावा मिला है। अब अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए? तो यानी फेयर बनाने के लिए मतलब हर किसी को इससे फ़ायदा पहुंचे। जनरली गरीब इंसान हमेशा नुकसान उठाता है, तो लेबर लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सिर्फ अमीर लोगों का नहीं, गवर्नमेंट को गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए, छोटे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको कम लोन पे इंटरेस्ट देना चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए ताकि छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको हेल्प मिल सके। WTO में गवर्नमेंट अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है और दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलजुल के WTO में नेगोशिएशन कर सकती है। ये थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं समझाने के लिए, सो वीडियो में डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ, बट इसलिए क्विकली बता रही हूँ। हाउ द ग्लोबलाइजेशन एंड greater competition amongst producers have been of great advantage to consumers। ये जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, इससे कंज्यूमर्स का फ़ायदा क्या हुआ है? कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है मेरे हिसाब से। एक तो उनके लिए गुड्स की चॉइसेस बढ़ती है, बहुत सामान आता है, अपने कंट्री में भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्राइसेस कम होते हैं और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब आप मोबाइल फ़ोन्स में देख लीजिए, कितने टाइप के मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, और पहले एक कैमरे वाला फ़ोन कितना महंगा होता था, अब छोटे से छोटे फ़ोन में भी कैमरा है। सो टेक्नोलॉजी, जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की जाती है, प्राइसेस कम होता है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है, सो कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, एक ऐसा एरिया जो कि बहुत बड़ा है और उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर चीज़, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बेस्ट है। और वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है फॉरेन कंपनीज़ को कि आओ और अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करो, यानी फैक्ट्री सेटअप करो और वहाँ यहाँ पे प्रोडक्शन करो। सो जब वो यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी तो वो नौकरियाँ भी देंगी, टैक्सेस भी देंगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट उनको टैक्स में भी छूट देती है 5 सालों तक। सो और गवर्नमेंट उनको ये भी कहती है कि हम लेबर लॉज को भी फ्लेक्सिबल कर देंगे आप लोगों के लिए, तो आप लेबर को कम पैसे में ज़्यादा टाइम तक काम करवा सकते हो। सो फॉरेन कंपनीज़ इस चीज़ से अट्रैक्ट होती हैं और आती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर लेबर्स उनके यहाँ जाएंगे क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज़ जो वेजेस देती हैं वो इंडिया में मिलने वाले वेजेस से काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने बैरियर्स लगाए क्यों ट्रेड के ऊपर पहले, और फिर बाद में इनको रिमूव क्यों किया? पहले एक टाइम था जब इंडिया में ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे और फिर 1991 के बाद से ये ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, तो ऐसा किया क्यों? पहले गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे ताकि अपने इंडियन प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अगर हम जब भी इंपोर्ट अलाउ कर देते तो हमारी इंडस्ट्रीज़, जब हम इंडिपेंडेंस हुए उसके बाद डेवलप ही नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ने छोटे प्रोड्यूसर्स को मदद करने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाए कि बाहर के गुड्स इंडिया में ना आए, इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करें। और लेकिन धीरे धीरे अब 1991 के बाद गवर्नमेंट ने ये बैरियर्स को रिमूव किया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा अब बहुत टाइम हो गया, अब टाइम आ गया है कि कंपटीशन को फेस करें हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स, इससे क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और ये जो डिसीजन था इसमें हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी अप्रूवल था कि यस, इंडिया को करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन अप करना चाहिए। इससे ट्रेड बढ़ता है, मैन पावर का मूवमेंट बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ट्रेड बढ़ती है, दूसरी कंपनीज आती हैं और अपनी फैक्ट्रीज सेटअप करती हैं, बिजनेसमैन भी फ्रीली डिसीजंस ले पाते हैं।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कोटा सिस्टम, मतलब बाहर से कोई गुड, कोई सामान कितनी क्वांटिटी में आएगा, ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी जाए। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, यानी जो टैक्सेस लगते हैं वो कम किए जाएं या बिल्कुल ही हटा दिए जाएं, और दूसरी कंट्री से कोई भी गुड इम्पोर्ट किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है, नेगेटिव भी रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एमएनसीज आई, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और लोकल कंपनीज प्रॉस्पर हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, कई टॉप कंपनीज आई हैं, आईटी जैसी सर्विसेज बहुत एक्सपैंड हुई हैं और कंज्यूमर्स के लिए क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, प्राइसेस कम हुए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वर्कर्स को अब टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर किया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए हैं उससे फार्मर्स की लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो फार्मर्स से उनके लैंड ले लिए जाते हैं, ट्राइबल लोगों से ले लिए जाते हैं, और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो एमएनसीज के साथ अब कंपटीशन कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो मार्केट से ही आउट हो गए हैं, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ भी होती है लेकिन फिर बढ़ती भी है। सो आई होप नोट्स आपको पसंद आए होंगे। कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए नोट्स में क्या कमी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।